नमस्ते। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार एक बहुत अरसे के बाद नमस्ते। बजट के बाद प्रोफेसर साहब से मेरी बात नहीं हो पाई थी। हम लोग कई बार कोशिश करते थे कि इस पे कुछ हो, लेकिन व्यस्तता थी। प्रोफेसर साहब, पहली चीज तो 3 अलग-अलग प्रश्न हैं मेरे मन में। एक बजट के मुतालिक है, एक जो शेयर मार्केट में जिस तरह से मतलब जो चल रहा है, और वो केवल शेयर मार्केट तक नहीं, वो टोटल इंडियन इकोनॉमी के उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो ही रही है। इसको भी नहीं अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि उसी से बैंक रिलेटेड उससे नए सेबी के वो भी आ गए। और तीसरा जो ये ट्रम्प साहब आ गए हैं, ये टैरिफ कहिए कुछ कहिए, मतलब ये तो पूरी दुनिया में उत्पात मचाए हुए हैं। अब उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो क्या करना चाहते हैं? वो मागा बनेगा कि हमारे मेगा बनेगा? वो हमारे मोदी जी कहते हैं वो मेगा बना देंगे, कोई कहता है मागा बना देगा, वो मैगी बन रहा है, वो हो क्या रहा है? 3 अलग अलग विषयों पे मैं शुरुआत पहले वर्ल्ड ऑर्डर की ही बात कर लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प जी ने के आने से दुनिया बिल्कुल उथल पुथल हो रही है। टेरर वॉर कहिए, ये कहिए, वो का हर चीज में कुछ ना कुछ करना। उसमें एक संक्षिप्त चीजें, आपकी टिप्पणी, एक हम लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप के आने से अनिश्चितता बहुत बढ़ गई है दुनिया में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो अमेरिका में दाम है वो बढ़ जाएंगे और यहाँ से माल कम वहाँ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे खरीद फरोख्त कम हो जाएगी। और फिर उसका थ्रेट ये है कि बाकी देश भी अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे। अब अंडर डब्ल्यूटीओ तो ये है कि अगर आपने एक तरह का टैरिफ लगाया तो आपको सब पे टैरिफ लगाना पड़ता है, वो मैच करना पड़ता है सबका। तो दुनिया में सब जगह जब टैरिफ बढ़ेंगे तो सब जगह दाम बढ़ेंगे और सब जगह प्रोडक्शन कम होगा और सब जगह सप्लाई बॉटलनेक होंगे। अच्छा, अब ये जब होगा तो इसी वजह से क्या है कि कैपिटल भारत छोड़ के वापस अमेरिका जा रहा है या वापस और तो उससे रुपया गिर रहा है, उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है और उसी से हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो ट्रम्प साहब के आने से जो अनिश्चितता हुई है उसका ये असर हुआ है कि अनिश्चितता जब होती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक सर्टेनिटी की ढूंढते हैं, और सर्टेनिटी जो है वो डॉलर में है और गोल्ड में है। तो लोग रुपए को छोड़ के वो डॉलर और गोल्ड में जाते हैं, तो इसलिए गोल्ड का दाम बढ़ गया और डॉलर का दाम बढ़ गया। उसके मुताबिक रुपए में गिरावट है। अब जब रुपए में गिरावट होगी तो जितना भी माल इंपोर्टेड होगा उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो उससे और इन्फ्लेशन होगा। तो एक तो टैरिफ से होगा, एक रुपए के गिरने से होगा, एक सप्लाई बॉटलनेक से होगा। तो इन्फ्लेशन जब होगा तो उसका असर ये होगा कि जो गरीब आदमी है हमारे देश में, असंगठित क्षेत्र वाला है, उसकी जो उतनी पगार तो बढ़ेगी नहीं, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और ऑलरेडी उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम है, डिमांड की समस्या है, तो भारत में डिमांड जो और कम हो जाएगी। तो एक तरफ डिमांड कम हो जाएगी, उससे प्रोडक्शन कम होगा, दूसरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उससे प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो इसलिए जो ये कहा जाए तो एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अर्थव्यवस्था में गिरावट भी होगी और इन्फ्लेशन भी होगा। ये दोनों एक तरह से स्टैगफ्लेशन की तरफ अर्थव्यवस्था मूव करेगी। और ये अनिश्चितता जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को असर करेगी, क्योंकि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया था वो वापस जा रहा है और स्टॉक मार्केट में गिरावट है। तो जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी लगेगा कि इन्वेस्टमेंट में जब परेशानी हो सकती है तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो उसका असर ये होगा कि भारत की ग्रोथ फिर गिर जाएगी। तो यानी कि इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। जी। इन्वेस्टमेंट पे असर है, हमारे जो परचेजिंग पावर जो गरीब आदमी उसके ऊपर असर है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर होगा, और जो सप्लाई बॉटलनेक होंगे, हमारा रुपया गिरावट पे रहेगा। तो ये सारी चीजें बहुत सारे जो है असर होंगे। जी जी। प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज इसलिए इस पर पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जब ये बजट आया तो उसका बहुत यूफोरिया था कि ये मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय, उसके बूते पे कुछ ये भी माना जा रहा है कि उसने चुनाव पे भी असर डाला। दिल्ली चुनाव बिल्कुल ठीक से बीजेपी की झोली में दिया। वो जो 12 लाख तक की छूट और इत्यादि इत्यादि की बात हो रही थी, तो ओवरऑल उस बजट में, क्योंकि वो बजट अब समझ में नहीं आता। ये सब लोग जो एक चीज कहते हैं ना कि भारत विकसित हो जाएगा, तो क्या विकसित हो जाएगा? मतलब मैं एक छोटा, आपकी माफी के साथ आपकी इजाजत ले लूं। एक पुरानी कहावत है, गांव से एक आदमी का लड़का शहर में पढ़ने आया, तो उससे पूछा कि वो बहुत डेवलप कर रहा है, क्या तुम्हारा लड़का? नहीं, बहुत पढ़ लिख गया है। तो उसने पूछा क्या क्या पढ़ लिख के क्या किया है? तो उसने कहा कि साहब वो पहले बैठ के पेशाब करता था, वो खड़े होकर पेशाब करने लगा है, ये उसकी एजुकेशन है। तो भारत का विकास क्या होगा? मतलब मोदी जी कहते हैं 2047 में लोग
विकसित देश। तो ये जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मतलब हम विकसित क्या पैरामीटर्स होंगे, हम क्या पैंट उल्टी पहनने लगेंगे कि हम टोपी जूते, मतलब हम करेंगे क्या, विकसित क्या है? देखिए, जो आपने 2-3 सवाल इसमें पूछे हैं, पहली बात तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन पे असर हुआ, वो इसका असर कम हुआ कि उन्होंने 12 लाख तक की छूट दे दी, और ये कि कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं हुआ, और आप जो कम से कम 13-14 सीट्स जो बहुत कम मार्जिन से हारी है। तो ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम है, जो इंडिया के गठबंधन में, उसकी वजह से यहाँ पे हार हुई है। और कांग्रेस में ये हुआ था कि शीला दीक्षित को बहुत इन्होंने बुरा भला कहा था आपने, तो इसलिए भी यहाँ पे गठबंधन नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो 12 लाख तक की जो छूट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 करोड़ भारतवासियों को, मतलब सारे देशवासियों को असर पड़ेगा। तो दिल्ली में कितने होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो 2-3 लाख होंगे जिनको इसका जो फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक मेन फैक्टर रहा था। मेन फैक्टर तो ये था कि जो इंडिया गठबंधन, वहाँ पे परेशानी हुई। दूसरी बात ये है कि आपने बजट का ज़िक्र किया, तो बजट में देखिए होता क्या है कि वो इस साल बजट बनता है अगले साल के लिए। तो वो 1 साल पहले, मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में बजट बन रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो बजट का मतलब होता है कि जो अभी समस्याएं हमारी हैं, उसका समाधान निकालना, और आगे हमको और क्या करना है उसकी तरफ हमें बढ़ना है। तो पॉलिसी से जो होंगी बजट की, उससे हमको अपना जो समाधान भी निकालना है, जो अभी परेशानियां हैं, और आगे कैसे हम और आगे बढ़त करेंगे उसके। तो ये 2 चीजें होती हैं। अब हमें पता है कि हमारे जो बजट है उस पे 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो हमारा ग्रोथ कम हुआ या गिरने पे है, और दूसरा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरा इन्फ्लेशन है, फिर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनके अंदरूनी कारण भी हैं और बाहरी कारण भी हैं। बाहरी कारण तो जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रंप साहब के आने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी असर है, इन्फ्लेशन पे भी है, ग्रोथ पे भी है। लेकिन अंदरूनी जो है वो भी है कि अंदरूनी क्या है कि हमारा जो गैर बराबरी है, जो इनइक्वालिटी बेतहाशा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो मास मार्केट है वहां पे डिमांड कम है। और जब मास मार्केट में डिमांड कम होगी, तो उसका असर ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो कम हो जाता है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और इन्वेस्टमेंट कम होने से ग्रोथ कम हो जाती है। और जब ग्रोथ कम हो जाती है, तो खासकर जो असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ कम होती है, तो उससे हमारी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो एक विशेष साइकिल होता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ग्रोथ कम हुआ, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एक विशेष साइकिल में चला जाता है। तो ये बजट जो बनाना चाहिए था, वो इस आधार पे बनाना चाहिए था कि हमें नीचे के तबके की परचेजिंग पावर बढ़ानी है, जिससे कि उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे जो हमारा अर्थव्यवस्था में फायदा होगा। तो ये जो अभी बजट बन रहे हैं, वो सप्लाई साइड नीतियों के आधार पे बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब अमीर को जो इंसेंटिव देंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिव देंगे, तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगी। जबकि हमें पता है कि जब डिमांड शॉर्ट होती है तो ये सप्लाई साइड काम नहीं करता। तो अगर आप देखिए कि 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर फायदा होता है, तो वो तो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको कंज्यूम करना है। इससे गरीब को तो फायदा नहीं होगा। तो ये पैसा जो 1 लाख करोड़ रुपए का हमने गिव अप कर दिया, उससे इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी। अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए का हम जो एक्सपेंडिचर करते, जहां पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां पे रोजगार पैदा होता, तो उससे डिमांड ज्यादा बढ़ती। और दूसरी बात यह है कि जब बजट है, बजट को स्टिमुलस देना चाहिए। अब बजट को स्टिमुलस देने के लिए आपका बजट का साइज बढ़ाना है, लेकिन बजट का साइज तो 7.5% बढ़ा, जबकि जीडीपी 10.5% बढ़ रहा है। तो यानी कि जीडीपी के तुलना में बजट का साइज कम हो रहा है, तो उससे स्टिमुलस नहीं होगा। दूसरा स्टिमुलस होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़े। और फिस्कल डेफिसिट के अंदर एक प्राइमरी डेफिसिट होता है, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट उसमें से घटा देते हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है, तो उससे स्टिमुलस मिलता है। अब प्राइमरी डेफिसिट को भी हमने 0.9% से कम कर दिया, तो उससे भी स्टिमुलस नहीं मिलेगा। तो जब स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पे नहीं आ पाएगी कि उसमें ग्रोथ बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और जो हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, एग्रीकल्चर है, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहां पे रियल टर्म में बढ़ोतरी नहीं हो रही। अगर रियल टर्म में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो वहां पे भी जो स्टिमुलस नहीं मिलने वाला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। तो कुल मिला के जो हमारा फोकस है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे है बजट का, कि हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में और जब बढ़त कर दें।
तो हालांकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हो पाया इस साल जितना था 11.11 लाख करोड़ का, पर फिर भी जो आप जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, आपका जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आईटी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ये कैपिटल इंटेंसिव है, इनमें रोजगार पैदा ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये बजट की जो दिशा है वो वही है जो पिछले 5 साल से चल रही है, वो सप्लाई साइड नीतियों पे आधारित है, और उससे हमारे जो अर्थव्यवस्था में समाधान नहीं निकलेगा। अभी परेशानी क्या है, जो बाहर से समस्या आ रही है ट्रम्प साहब के आने से, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रम्प साहब जो करेंगे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें अपना अंदरूनी जो अवस्था ठीक करनी है, क्योंकि उससे जो बाहर के आने वाले का परेशानी है वो परेशानी कम हो जाएगी। जैसे कि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन हम, क्योंकि रुपया गिरावट पे है तो उससे इन्फ्लेशन होगा, फिर जब बाहर बॉटलनेक हो जाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन होगा, टैरिफ्स लग जाएंगे तो उससे इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए हमें अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस देश में कम कर देने चाहिए थे, खासकर जो पेट्रोलियम गुड्स वगैरह हैं उनके अगर हम जो टैक्स कम कर देंगे तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, उससे थोड़ा इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, वहां पे हम कर सकते थे कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कुछ कम करते, तो उससे इन्फ्लेशन पे। अच्छा, उसी तरह अगर हम रोजगार बढ़ाते तो अंदरूनी डिमांड ज्यादा होती, तो फिर उससे हमारा जो गिरेगा वो कम गिरता। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो हम कर सकते थे अपने अंदरूनी, वो हमारे बजट में नहीं दिख रहा है। तो ये जो समस्या हमारी बढ़ती चली जाएगी इस साल। जी जी, मैं एक चीज और जरा इस पे पूछ लूं क्योंकि बजट से रिलेटेड है, और डॉक्टर साहब वो उस पर कुछ कंसर्न है मेरे कुछ दोस्त मित्रों के। भारत में 2015 में मोदी जी ने बड़े हल्ला गुल्ला मचा के गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की थी। उसमें वो कहते थे, पहले उन्होंने कहा था 2.75% पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 2.5% की बात थी, और उसके 67 सीरीज उन्होंने निकाली, लेकिन उन्होंने पिछले 1 वर्ष से उसको बंद कर दिया है, मतलब वो एक तरह से बिल्कुल क्लोज है। और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो उसमें से 67 में 6 रिडीम हो चुकी हैं, जो बाकी 61 हैं वो बहुत सस्ते। अच्छा, जैसा ये समझाया गया, मुझे इससे आपसे इसलिए क्लैरिफिकेशन लेना है, शायद स्कीम ये थी कि उसके अगेंस्ट गोल्ड खरीदा जाएगा, क्योंकि गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की बात है, गोल्ड खरीदा नहीं गया। और गोल्ड का दाम वो जो लोगों ने 2,500, 3,000, 3,500 में जो बॉन्ड खरीदे थे, उनको 2.5% इंटरेस्ट भी मिला, और अब वो 8,000 के ऊपर गोल्ड है। मैं इस पे थोड़ा एक आपका चाहूंगा कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम को अगर आपको इस पे थोड़ा आप प्रकाश डाल सकें। देखिए, गोल्ड जो होता है वो एक अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, तो मेरा मानना है कि गोल्ड की होल्डिंग देश के लिए ठीक नहीं है। खासकर हमारा तो उत्पादन होता नहीं गोल्ड का, जो भी गोल्ड है वो ज्यादातर बाहर से आता है, तो 800 टन के करीब देश से बाहर से आता है, तो उतना फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है हमारे यहाँ। और जो गोल्ड होल्डिंग है वो तो अपर मिडिल क्लास और रिच के पास ज्यादा होती है, वो कोई गरीब आदमी के पास ज्यादा गोल्ड नहीं होता है, या जो मध्य वर्ग है उसके पास ज्यादा गोल्ड नहीं होता है, उसके पास थोड़ा होता है। तो इसलिए जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी वो ये था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि जब आपको चाहिए होगा तो आप गोल्ड में रिडीम कर सकते हैं। तो इसलिए जो वो गोल्ड की स्कीम लाई गई कि वो पैसा जो है डेवलपमेंट के काम में आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड बॉन्ड आप खरीदेंगे तो उसका जो असर ये होगा कि सरकार के पास जो पैसा आएगा वो डेवलपमेंट में लग सकता है। तो एक अनप्रोडक्टिव स्कीम जो है इन्वेस्टमेंट, जो गोल्ड है वो जो आपके प्रोडक्टिव उसमें चला जाएगा। लेकिन जब अनिश्चितता ज्यादा होती है तो लोग फिर अपना गोल्ड में जाते हैं। तो जिनके पास सेविंग होती है, सेविंग तो हमारे यहाँ ज्यादातर जो टॉप 3% है उन्हीं की सेविंग है, बाकी पास तो बहुत थोड़ी सेविंग होती है, उसमें आप जोड़ लीजिए और 4-5% लोअर मिडिल क्लास, वो थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं होती। तो ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो एक तरह से ये था कि गोल्ड से हम प्रोडक्टिव उसमें जाएं, लेकिन उसका असर उतना हुआ नहीं, क्योंकि लोगों ने गोल्ड बॉन्ड भी लिया और फिर गोल्ड की जो डिमांड थी वो भी वैसी ही बनी रही, तो गोल्ड भी आता रहा और गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट भी होता रहा। अब सरकार को, जैसे आप सही कह रहे थे, कि अब जो अगर रिडीम करेगा तो उसको तो जो फायदा हो गया कि उसको इंटरेस्ट भी मिला, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है क्योंकि इस समय अनिश्चितता की वजह से गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, तो उसको वो दोहरा जो बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ये स्कीम जो है, मेरा मानना है कि इसको भी शुरू में भी उस समय यही कहा गया था कि परेशानी भी हो सकती है इसमें, कि अगर गोल्ड के दाम तेजी से बढ़े अनिश्चितता के चलते हुए तो फिर सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको रिडीम करना होता है। तो ये एक समस्या है कि इस समय अगर लोग गोल्ड अपना रिडीम करेंगे उसमें से, तो उनको जो फायदा होगा, सरकार को उसमें नुकसान होगा। और जो सोचा गया था कि इससे फायदा होगा कि आपका डेवलपमेंट वगैरह होगा, तो वो फायदा उसका नहीं हुआ।
पर जी। ओवरऑल इसकी जो मतलब देखा जाए तो एक तरह से एक अनप्रोडक्टिव एसेट से प्रोडक्टिव एसेट में ये शिफ्ट करने की बात है कि सेविंग जो बस है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में चले जाएं। ठीक है। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और जरा समझा दीजिए, शेयर मार्केट में एक एवरेज मिडिल क्लास और खास करके जिसकी पेंशन वेंशन आती है, वो एक उसका हिस्सा म्यूचुअल फंड के थ्रू, कुछ लोग शेयर मार्केट में भी, कुछ रिटायर्ड लोगों का फुल टाइम काम ही है, वो भले ही कुछ खरीदे बेचे नहीं, लेकिन दिन भर वो स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो शेयर मार्केट के बुरे हाल हो रहे हैं उसके अलग अलग कारण है, कोई कह रहा है ट्रम्प की वजह से, कोई कह रहा है नहीं इंटरनल समस्या इत्यादि इत्यादि, लेकिन पहले ये माना जाता था अरे शेयर में जो खेल रहा है वो उसको करने दो, हमसे क्या मतलब। लेकिन क्या ये, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो शेयर मार्केट टूट रही है, मोदी जी और अमित शाह साहब ने मतलब लोकसभा के अंदर लोकसभा के बाहर मंचों से कहा था कि खरीदो खरीदो, ये वाला खरीदो, जिसके लिए खैर वो अलग बात है, वो आपसे नहीं, मैं वो तो पॉलिटिकल बात कर चुका हूं कि दे, वहां पे तो लोग ये कह रहे हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग का लॉ लगना चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि शेयर मार्केट गिरने से क्या केवल शेयर मार्केट वालों को फर्क पड़ रहा है या पूरी हमारी अर्थव्यवस्था पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है या उसका इंडिकेटर है? देखिए, शेयर मार्केट में आप देखें तो हमारे यहाँ 6,000 कंपनियां जो बड़ी हैं, उनमें से 1,500 एक्टिवली ट्रेडेड होती हैं। तो जो एक्टिवली ट्रेडेड शेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है और वो हमारी अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट नहीं करते। माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, उसको तो हमारा शेयर मार्केट रिप्रेजेंट नहीं करता। तो शेयर मार्केट में जो बढ़त है और गिरावट है, वो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके ऊपर असर डालता है और फिर जो जो हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, उस पर असर डालता है। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब बिगड़ता है तो जो शेयर मार्केट पे भी असर पड़ता है, शेयर मार्केट पे असर होता है तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पे असर पड़ता है। तो हमारा जो शेयर मार्केट है उसमें गिरावट, जैसे मैंने कहा कि अनिश्चितता है, तो यहाँ से जो इन्वेस्टर थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो पैसा निकाल रहे हैं पिछले सितंबर से, तो मार्केट गिर रहा है तब से। और अनिश्चितता जब होती है तो फिर जो हमारे जो इंटरनल जो होते हैं वो लोग भी पैसा विड्रॉ करते हैं। तो म्यूचुअल फंड वगैरह ने भी पैसा विड्रॉ किया, क्योंकि उनको भी जो मतलब इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड वगैरह में, उनको लगा कि शेयर मार्केट गिर रहा है तो इस समय से निकाल लो, बाद में देखा जाएगा। तो तीसरी बात ये थी कि हमारे जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंच गया था, मतलब जिसको प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो इतना हाई सस्टेनेबल नहीं था, तो जरा सा थोड़ा शॉक लगेगा तो मार्केट गिरने वाला था ही। तो ये शॉक लग गया क्योंकि ट्रम्प साहब आए तो अनिश्चितता बढ़ गई, तो उसकी वजह से वो शॉक लगा, तो मार्केट गिरावट पे आ गया। और वो गिरावट बराबर चलती जा रही है, क्योंकि अभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है हमारे उसमें। तो मतलब जितना आपकी अर्निंग हो सकती है उसके मुताबिक प्राइस ज़्यादा है, तो जी। प्राइस ज़्यादा होने से जो वो गिरावट पे होना ही था। तो कुल मिला के जो ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अमित शाह और मोदी भी कह रहे थे कि आप ये स्टॉक इनमें इन्वेस्ट करो, अब तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो वो सारा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की वजह से है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल जो रिटर्न है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, इंसेंटिव की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो ये सारा जो मामला है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का है। पर जो हमारे जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, जो कृषि है, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट असर नहीं है। और जो सेविंग्स है, मेरा मानना है कि हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसको 0.1% लोग कंट्रोल करते हैं, जो जिनके पास जो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, तो वो 0.1% लोग ही हैं। और ज़्यादा से जी। ज़्यादा मान लें तो 1% लोग होंगे जिनका सब्सटैंशियल होल्डिंग होगा, है ना। 1% मतलब देश का हुआ कि 14 मिलियन, 1.4 करोड़। तो ये 1.4 करोड़ लोग हैं, इनकी कुछ सब्सटैंशियल होल्डिंग होगी। बाकी जो मिडिल क्लास वगैरह वो रहते हैं, उनकी छोटी माइनर होल्डिंग होती है, और वही फंसते हैं। जब मार्केट जी। बढ़ता है तो जो बढ़ाने वाले होते हैं वो भी ये जो ब्रोकर्स होते हैं और जो कंपनियों के ओनर्स होते हैं, और जब गिरता है तो वही पहले बेच देते हैं, और जो जब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला है वो फंस जाता है, क्योंकि वो ये कम दाम पे उसको बेचना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये मिडिल क्लास के लिए या लोअर मिडिल क्लास के लिए ठीक नहीं है। पर लेकिन क्योंकि एक जो हवा क्रिएट कर दी, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन के पहले एक हवा क्रिएट कर दी कि सब कुछ अच्छा है, 400 सीट आ जाएंगी और फिर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद वो धड़ाम से गिरा। तो ये जो दिखा रहा है कि एक्चुअली फंसा लिया जाता है, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास है वो एक तरह से फंस जाता है उसमें,
इसलिए जी मेरा मानना है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनके लिए तो जो बैंक हैं और या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पर लेकिन बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम था, इन्फ्लेशन से भी कम था, तो लोगों को लगा यहाँ स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और लेकिन ओवरऑल नेट में अगर आप देखें तो उनको जितना बैंक में मिलता उतना भी शायद इस समय नहीं, नहीं मिल रहा नहीं होगा। मिला, नहीं, तो नहीं, नहीं। इसलिए लोग परेशान। तो ये स्टॉक मार्केट का जो मामला है वो एक तरह से हवा क्रिएट की जाती है जिससे कि लोग अपना पैसा उसमें डालें, और कहा जाता है कि इतने डीमैट अकाउंट हो गए। अब लोगों के पास डीमैट अकाउंट भी है और म्यूचुअल फंड में भी, किसी के पास 30 म्यूचुअल फंड में है, किसी के पास 50 म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि वो भी रिस्क अपना स्प्रेड कर रहे हैं। तो जो वेल ऑफ है तो उससे लगता है कि देखो करोड़ों जो अकाउंट खुल गए हैं। डीमैट अकाउंट, जी, 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 डीमैट जी, तो आप एक ही खोल सकते हैं, पर जो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे आपके पास हैं, तो आप लगता है कि करोड़ों लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि जी, इतना पैसा आ रहा है, सिप में आ रहा है, इतना म्यूचुअल फंड में आ रहा है ना। तो ये एक तरह से हवा क्रिएट की जा रही है। पर अगर आप असली में देखें तो असली में 0.1% है देश के जो मतलब बहुत ही अमीर लोग हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और जो मिडिल क्लास वगैरह, जो 5% जो मिडिल क्लास वगैरह, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो फंस जाते हैं उसमें। जी, जी। मैं बस चलते-चलते प्रोफेसर साहब एक अंतिम प्रश्न पूछ लूँ। आज पेपर में एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट छपी है और जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जैसा कहना है कि हमारे अच्छे दिन और हम तो सब विकसित हो जाएंगे 2047 तक। तो जिसको वो कह रहे हैं कि फॉर रीचिंग हाई इनकम स्टेटस बाय 2047, उसमें मैं एक चीज बस आपसे समझ लूं। उनका कहना है कि फॉर इंडिया टू बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047, जो ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई पर कैपिटा वुड हैव टू इंक्रीज बाय नियरली 8 टाइम्स। अभी $2504 है, उनके अनुसार वो करीब $20,000 होनी चाहिए 2007। और वो कह रहे हैं दुनिया के पिछले अगले 20 वर्षों में जो ये चैलेंज है, उनके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब इम्पॉसिबल है। मैं इस पे एक छोटी चीज वो चाहूंगा, जो विकसित भारत की बात होती है। देखिए ये तो मैंने कई बार लिखा है पिछले 5 साल में इसके ऊपर, कि अगर हमें $2,700 प्रति व्यक्ति आय से बढ़ के $14,000, क्योंकि जो आज डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक की वो $14,000, $14,000 आज के डॉलर, ये नहीं कि वो आज से 20 साल बाद, मतलब जब डॉलर की वैल्यू भी गिरेगी, रुपए की वैल्यू भी गिरेगी, उसका नहीं। अगर आपको $14,000 पहुंचना है आज के हिसाब से, तो आपको 11% की ग्रोथ चाहिए। ये 8% का पता नहीं कहाँ से वो कह रहे हैं। वो हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि जो डॉलर की वैल्यू चेंज आएगी, रुपए की वैल्यू चेंज आएगी, तो वो उस समय का जो डॉलर है उसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि 11% की ग्रोथ रेट चाहिए 22 साल, तब जाके आप वहां पहुंचेंगे। वजह उसकी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अभी 142 करोड़ है, हम तब तक 165 करोड़ हो जाएंगे, तो प्रति व्यक्ति आय उसकी वजह से भी गिरेगी। तो अगर हमें $14,000 तक पहुंचना है तो हमें 11%, ये असंभव है आज की स्थिति में, और किसी भी और बड़ी अर्थव्यवस्था में इस तरह का ग्रोथ हुआ भी नहीं है कि 11% आपको 22 साल तक एवरेज का रेट। और अगर आप पिछले 10 साल का ग्रोथ रेट देख लें तो वो भी एवरेज में 6%, 6.5% का है। तो उसको करीब करीब डबल करना पड़ेगा। वो डबल तो अभी तो होने का संभावना नहीं है। और जैसे आपने सही कहा, जब हमारी प्रति व्यक्ति आय इस समय 140वें स्थान पे है, यानी कि जी, $2,700 तो एवरेज में है, पर इसका जी, मतलब नहीं कि जी, हर एक $2,700 कमा रहा है। तो गरीब आदमी जो है उसकी तो आमदनी बढ़ नहीं रही, असंगठित क्षेत्र में तो गिरावट है, जो उसको तो 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, उसकी ग्रोथ नेगेटिव है। तो इसलिए वो जो आम आदमी है वो तो जब वहां पहुंचेगा नहीं। अच्छा, अमीर आदमी क्या पहुंच जाएगा? नहीं, अमीर आदमी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने देखा कि बार बार डिमांड कम हो जाती है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाती है। वो हमने देखा 2017-18 के क्वार्टर 4 से 2019-20 के क्वार्टर 4 में पैंडेमिक के पहले गिर गई, पैंडेमिक में गिर गई, फिर अभी आप देखें 1 साल से वो गिरावट पे है। तो हम एवरेज में मतलब 4-5% की ग्रोथ रेट अगर हो जाए एवरेज में ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो बड़ी बात है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो गिरावट है, तो एक्चुअल में तो हमारी ग्रोथ रेट 1 या 2% चल रही है। अब 1 या 2% ग्रोथ रेट पे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभी तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, अभी तो हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसलिए हम जो 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं होंगे। और अगर 1 या 2% की ग्रोथ रही तो 11% से बहुत दूर है। तो क्योंकि जी, जी, हमारे डेटा में असंगठित क्षेत्र को हम लेते नहीं है, इसलिए लगता है कि हमारा ग्रोथ रेट 6%, 7%, 8% है। अगर आप देखें तो अभी भी जैसे Q3 का डेटा आया कल, तो उसमें दिख रहा है कि उन्होंने पिछले 2 साल की रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा दी। अब वो किस आधार पे बढ़ाई है?
है ना, ये देखने की बात है। तो वो जी आप ये फर्जी मतलब अगर बढ़ा के जो करेंगे तो आप तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे दिख रहा है, ग्राउंड पे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर हमारा असंगठित क्षेत्र 7-8% पे बढ़ता होता तो बेरोजगारी नहीं बढ़ती। जो हमारे जो गरीबों की हालत जो खराब है, जो अभी रिपोर्ट आई कि 100 करोड़ लोग जो हैं देश के, उनकी परचेजिंग पावर इस तरह की नहीं है कि वो ज्यादा मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सके। तो क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। फिर असंगठित क्षेत्र की जो खबर है कि ई श्रम पोर्टल पे 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 90% बोल रहे हैं कि उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। तो 10,000 रुपए से कम की जिसकी आमदनी है, उसकी तो परचेजिंग पावर ऑलरेडी बहुत कम है। और जी वो जो जी वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उससे मतलब उनकी जो 2.5 गुना कम है आमदनी। तो वो तो गरीबी की रेखा के आसपास है। तो इस तरह की गरीबी के चलते हुए विकसित भारत का क्या मतलब है कि हम सिर्फ क्या संगठित जो क्षेत्र है वही विकसित होगा, और उसके होने से तो देश विकसित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा जी भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, गरीब आदमी की आमदनी भी चाहिए। तो जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो हम विकसित देश नहीं हो सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब बातचीत करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हम लोग इसलिए मिल लें कि कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो छोटे इन्वेस्टर को, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मध्यम वर्गीय तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए मैं एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आपके साथ डिजाइन कर लूंगा। जो जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें 15,000 से 50,000 के बीच वाली हैं, उन लोगों की में बहुत इस समय मतलब मार पड़ रही है। उनको कई तरह की मार तो गरीब को सबसे ज्यादा पड़ रही है, लेकिन इन लोगों के ऊपर भी कई तरह की मार है। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो धन्यवाद। मच अरुण भाई। थैंक नमस्ते। यू।